अब अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, मैंने आपको बताया था कि किडनी में एक बात जो बहुत डिफरेंट है बाकियों से, वो बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ये बहुत डिफरेंट है। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है क्या, मैं इसको स्लैश करके यहां पे लिख देता हूं ऊपर करके, कैपिलरी मेम्ब्रेन है ये, कैपिलरी ही ग्लोमेरुलस। लेकिन जब वो ग्लोमेरुलस का वर्ड आता है ना तो एक मिनट के लिए हम शायद कहीं और निकल जाते हैं कि पता नहीं किसकी बात हो रही है, ये कैपिलरी मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अच्छा, इसको मैं मजीद आसान करने के लिए ना आपको एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूं, जो आपको कहीं बुक वगैरह में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने सोचा कि आपको कैसे मैं ये डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और यहां पे मैं लिख रहा हूं कैपिलरी मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इससे हमें बहुत अच्छा क्लियर होगा कि दोनों मेम्ब्रेन्स में वो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। नंबर वन डिफरेंस, पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ 3 फर्दर मेम्ब्रेन्स। ये जो असल में मेम्ब्रेन है, इसको एक टर्म जो दे रहे हैं ना हम, ये 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। The capillary membrane of rest of the body is generally formed by 2 things, 2 membranes. ये 2 इसमें भी मिलेंगी, यहां पे एक तीसरी एक्स्ट्रा। The number one which is common in both is the endothelium. यहां भी लिख रहा हूं, यहां भी लिख रहा हूं। Second one again common in both is basement membrane. यहां भी है और बाकी बॉडी की कैपिलरीज में भी। But third, which is a special characteristic given to the glomerular membrane, is the epithelial membrane, जो यहां पे absent. There is no epithelial membrane in the capillaries of the human body generally. Generally, इसमें भी characteristics different हैं across different organs, लेकिन generally speaking हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगला important difference, तो पहला difference हो गया इनके साथ parts का। अब इस second difference आपने गौर से देखना है। ये मैं आपको बताने लगा हूं कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों मेम्ब्रेन की अलग अलग, अब गौर से देखनी है। नंबर 1, एंडोथीलियम। जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की एंडोथीलियम है, इट इज हाईली फेनेस्ट्रेटेड। बेटे बातें नहीं प्लीज। इट इज हाईली फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं? क्या है इसका मतलब? पोर्स बने हुए, बड़े बड़े पोर्स। जो एंडोथीलियम रेस्ट ऑफ द कैपिलरी की होती है, रेस्ट ऑफ द कैपिलरी की, वो फेनेस्ट्रेटेड तो होती है बट नॉट दैट मच फेनेस्ट्रेटेड, या लेसर फेनेस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। एब्सेंट नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें फेनेस्ट्रेशन होती नहीं है, होती है लेकिन उनका नंबर कम होता है। अगर होती भी है तो उनका डायमीटर बहुत ज्यादा नहीं। इसमें बहुत लार्ज पोर्स पड़े हुए हैं इसकी एंडोथीलियम के अंदर। सेकेंड, द डिफरेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दोनों में है लेकिन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन contains a special thing which is called heparin sulfate, which is highly negatively charged molecule. किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं? ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, जिसमें हेपरिन सल्फेट एक स्पेशल कंपाउंड है, जो कि बाकी बेसमेंट की मेम्ब्रेन की बात करूं तो नॉट दैट मच। अगेन वही वाली बात जो फेनेस्ट्रेशन में, कुछ जगहों पे हेपरिन सल्फेट मिलता है लेकिन अमाउंट बहुत ही कम है जहां मिलता है, और कुछ जगहों पे तो है ही नहीं ह्यूमन बॉडी में बाकी, लेकिन यहां पे मौजूद है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। एंड द थर्ड थिंग, जो कि स्पेशल प्रॉपर्टी ही इसकी है, द एपिथेलियल मेम्ब्रेन। This epithelial membrane in the glomerular membrane contains special structure which are called podocytes, या इनको foot processes भी कहते हैं। foot processes, podocytes। यहां पे मैं नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि एपिथेलियल मेम्ब्रेन बाकी कैपिलरीज में होती नहीं, तो यहां पे तो मैं मेंशन ही नहीं करूंगा इसको। मतलब इसका तो डिफरेंस एक्चुअली बनता ही नहीं, वो तो है ही यहां पे, वहां पे नहीं। हाँ, इनके डिफरेंसेस याद रखने की जरूरत है। तो अब मैं जरा नटशेल में बताऊं, जल्दी से इसको क्विक रिवीजन दें तो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट उसके मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। यहां पे 3 सब पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी 2।
तीसरा जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे कौन सा है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम बेसमेंट दोनों साइड पे। एंडोथेलियम का दोनों का क्या डिफरेंस है, यस, द नंबर एंड साइज ऑफ फेनेस्ट्रेशन, मोर ऑन दिस साइड, लेसर ऑन दिस साइड, and that the basement membrane of the glomerular capillary, it is highly negatively charged because of presence of a special compound in a very abundant amount, that is heparin sulfate. Heparin sulfate is present in this basement membrane of this side, but very few, very scattered. तो नेगेटिव चार्ज शायद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, बहुत ही फ्यू रेयर में मिलेगी। ये बात यहां तक समझ आ गई। अब मैं लास्ट में अगर इसके फंक्शन, वैसे मैं फंक्शन में जाना नहीं चाह रहा अभी स्ट्रेट अवे, लेकिन बस एक लाइन बोल देता हूं। जब यहां पे पोर्स का साइज भी बड़ा है, यहां पे इसमें जो आपका हाईली फेनेस्ट्रेटेड है, लेस फेनेस्ट्रेटेड है, ठीक है, चार्ज का भी है, तो यहां पे अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यहां पे जो फिल्ट्रेशन ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन जो इसकी फिल्ट्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका मतलब समझ लो, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत ही कम चीजें हैं प्लाज्मा की जो ग्लोमेरुलस के लेवल पे आके फिल्टर ना हो। बात समझ आ रही है, क्योंकि पोर्स का साइज बड़ा है। बैरियर 3 आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बैरियर 1 2 3 आ गए हैं। शायद आपको लगे यार बैरियर बढ़ गए हैं तो अब चीजें ज्यादा नहीं जानी चाहिए, वो मैं अब आपको बताता हूं कि अल्लाह ने वो बैरियर क्यों बनाए, वो बैरियर एक इंक्रीज क्यों किया, वो पर्टिकुलरली उससे कोई और काम लेना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा की चीजें फिल्टर हो जाती हैं। यहां तक क्लियर हो गए? ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट, अब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं, तो अगले पार्ट में हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा में से कौन कौन सी चीजें इसमें फिल्टर होती हैं और कौन सी नहीं होती और क्यों नहीं होती, वो वाइवा क्वेश्चन। प्लाज्मा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मुझे लिखो। 90% क्या है? गुड। अच्छा, रिमेनिंग 10% को डिवाइड कर ले, रिमेनिंग 10% को हम कर लेते हैं ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक। हम एक और कैटेगरी भी बना लेते हैं वेस्ट की, उसको लेता निकाल, क्योंकि अब हम किडनी की बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको ब्लड फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाने लगा, मैं किडनी की तरफ जा रहा हूं, उसके फंक्शन की तरफ जा रहा हूं, तो इसलिए इससे रिलेटेड बात करनी जरूरी है। 10% ऑर्गेनिक, तो कौन से 3 मेजर ऑर्गेनिक में ह्यूमन बॉडी में? ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहां पे आ जाओ इनऑर्गेनिक में, इसको हम जनरली आयंस में ले लेते हैं, तो कैटाइंस, एनाइंस, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, पोटेशियम, लेस्ट, उसके बाद यहाँ क्लोराइड, फॉस्फेट, ये मेजर लिख रहा हूं मैं, लिस्ट तो आपको पता है काफी लंबी। वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, any drugs if a person is taking, that also after doing its function becomes a waste. Also hormones when they are done, क्या होता है, हार्मोन एक डिस्टेंस ऑर्गन से आ रहे हैं, डिस्टेंस ऑर्गन के पास जा रहे हैं, वापस तो नहीं रीअपटेक होते, तो आफ्टर दे आर डन विद देयर फंक्शन, तो जो उनका बचता है वो भी वेस्ट बन जाता है। एंड एनी अदर केमिकल which is actually not needed in the body, वो भी सब इस वेस्ट में शामिल है। अब हम आते हैं, हमें टिक और क्रॉस से बात करते हैं, ये वाइवा क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, वाइवा क्वेश्चन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में कौन कौन से सब्सटेंसेस इसमें से अपीयर होते हैं और कौन से इसमें से अपीयर नहीं होते? इसमें टिक क्रॉस लगाना है। टिक की तो खैर कोई इतनी लॉजिक नहीं है, वो तो गुजर गया, फिल्टर में अपीयर हो गया। जो नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Of course, if we begin with water, water definitely filter होगा, क्योंकि वाटर को रोकने के लिए कोई रुकावट ही नहीं है तीनों मेम्ब्रेन्स के अंदर। फेनेस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी पोर्स हैं, उसके बाद जो एपिथेलियल है उसके पोडोसाइट्स के दरमियान भी जगह बनी हुई है, तो वहां से वाटर आराम से गुजर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में ऑफ कोर्स जो कार्ब हमारे ब्लड में सर्कुलेट मोस्ट ऑफली कर रहा होता है, दैट इज ग्लूकोज, यस, फिल्टर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूकोज प्लाज्मा से निकलेगा, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ बोमेंस कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। ये फिल्ट्रेशन का मतलब है।
प्रोटीन्स नो, लॉजिक पे आता हूं मैं इसे, फैट्स नो। इसका मतलब समझ लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अपेयर होने का मतलब यह है कि यहां से गुजर गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो यूरिन का पार्ट फाइनली बनेगा कि नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। देखो जब आप यूरिन का वर्ड यूज करते हो ना, इसका मतलब है कि वो नेफ्रॉन के सारे पार्ट से गुजर चुका है, वो कलेक्टिंग डक्ट से भी गुजर चुका है, वो पेल्विस में पहुंच चुका है, तब हम यूरिन की टर्म यूज करते हैं। जब तक नेफ्रॉन के अंदर है हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये बात जरा क्लियर कर लो। मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि कौन सी चीज फिल्टर हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ये नहीं बता रहा कि यूरिन में फाइनली आ रही है कि नहीं। अभी उसको भी टिक क्रॉस कर, अभी फिलहाल हम पहला पार्ट कर रहे हैं। फैट्स अपेयर नहीं हो रहे, प्रोटीन अपेयर नहीं हो रही, सोडियम पोटेशियम आयंस यस, के एन आयंस यस, और ऑफ कोर्स इनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं। किडनी का तो मेन फंक्शन ही है कि इनको बाहर निकालना है, तो ऑफ कोर्स स्टिक विद ऑल ऑफ देम। ये सब फिल्टर हो जाते हैं, सारे वेस्ट फिल्टर हो जाते हैं, इनको जनरली कोई रुकावट नहीं आती। तो क्वेश्चन क्या रह गया, क्वेश्चन ये रह गया, व्हाई प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, व्हाई फैट्स आर नॉट फिल्टर्ड। दोनों की लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, जर्नल कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब मेरी बात गौर से देखो, मेरी तरफ देखो, प्रोटीन्स बनती कहां है बॉडी में? सेल की बात करो, सेल के अंदर बनती है। यस, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। इसका मतलब है बन के या तो सेल में यूज होंगी या सेल से बाहर। हम उनको ले रहे हैं जो सेल से बाहर है। मुझे गौर से फॉलो करना है इस बात। सेल से बाहर निकल कहां आएंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस, कंपार्टमेंट। इंटरस्टिशियल स्पेस से कहां एंटर होती है, मैं रूट बता रहा हूं, लिम्फेटिक वेसल्स। ये जनरल रूट है इनका। डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में जाती बहुत कम, लिम्फेटिक वेसल। हाँ, लिम्फेटिक वेसल एंड पे एम्प्टी कहां पे होती है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। यस, देन इट कम्स इनटू द ब्लड। तो ये प्रोटीन का ये जनरल रूट है सेल से निकल के ब्लड में आने का। अगर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के लेवल पे भी एंटर होती है तो वहां पे भी तो जाहिर है क्रॉस तो मेम्ब्रेन ही करनी है ना। इसका मतलब है कि अच्छा, यही हम ले लेते, ये तो हो गया सेल में बनने वाली जनरल बॉडी का। अगर इसको सिर्फ लिवर से, किसी ने बोला कि सर लिवर भी प्रोटीन, यस, लिवर स्पेशली क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे लिवर में बनते हैं। आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके सारे के सारे प्रोटीन लिवर में बनते हैं, और भी बहुत कुछ। लिवर वाले प्रोटीन जो हैं उनका भी रूट जनरली यही रहता है, लेकिन लिवर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि लिवर के डायरेक्टली भी निकल के ब्लड में आ जाता है। तो द थिंग इज कि जनरल बॉडी में ये चल रहा है कि जो प्रोटीन्स है वो बनते हैं और बन के निकल के आ जाते हैं ब्लड के अंदर। यह गौर से सुनना है। यहां पे जो पोर्स का साइज है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, जो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पे जो पोर्स का साइज है, गौर से बात सुननी है, पोर्स का साइज, इट इज लार्जर देन प्रोटीन्स। क्लियर करता हूं। जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में पोर्स का साइज है वो प्रोटीन के साइज से बड़ा है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? अब सुन लो, अगली बात सुनो। जो आम कैपिलरी है, जो सिंपल कैपिलरी है बॉडी की, उसमें जनरली पोर का साइज जो होता है वो छोटा होता है प्रोटीन से, इसलिए प्रोटीन डायरेक्टली उसको क्रॉस नहीं कर पाती, उसको वो लिम्फ का रूट लेना पड़ता। तो वहां तो ये बात समझ आती है। अब अगली बात सुनो, मैंने अभी भी क्या बोला, बेसमेंट मेम्ब्रेन में चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। बहुत सारा हेपरिन सल्फेट पड़ा हुआ है। प्रोटीन आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। सो द वाइवा क्वेश्चन का आंसर, वाइवा क्वेश्चन ये है, व्हाई प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। द आंसर, सुन लो, आपने आंसर करना है, इससे पहले कि वो आपको कंफ्यूज करे, आपने आंसर ही ऐसे करना है जैसे मैं आपको बताने लगा हूं। सर, दो द साइज ऑफ पोर्स इन द मेम्ब्रेन, इन द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इज लार्जर देन द साइज ऑफ प्रोटीन्स, but the similarity of the negative charges between the two structures causes the repulsion of the proteins and it never appears in the glomerular filtrate. मुझे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के नाम बताओगे? Albumin, globulin and all the clotting proteins as well. Clotting proteins जितनी है वो भी साथ शामिल है। उनमें से कभी, और देखो ये नुकसान भी है, अगर सोचो वो फिल्टर होना शुरू हो जाए, इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर द ब्लड एंड द ह्यूमन बॉडी। हमें हर वक्त जरूरत है क्लॉटिंग की।
हर वक्त जरूरत है, जो फंक्शन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का उसकी हर वक्त जरूरत है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है बॉडी का, बिल्कुल ब्लड का गुजारा नहीं हो सकता, हमारी फ्लूइड डायनामिक्स हिट हो जाएंगी सारी। तो अल्लाह ताला उसको यहाँ पे सिमिलैरिटी, अच्छा अब ये इमेजिन करो कि अगर एक पोर का साइज बड़ा हो और एक मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो तो कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज चाहिए कि वो उसमें से ना गुजर सके। ये मैं आपको सिर्फ एक समझाना चाह रहा हूं कि उस नेगेटिव वो कितना ज्यादा नेगेटिव है। बेटे ये कोई छोटे प्रोटीन नहीं है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन अच्छे खासे हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं ये, और क्लॉटिंग प्रोटीन्स एज वेल। तो अगर एक प्रोटीन अपने वजन के हिसाब से फिल्टर होना चाह रही है तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा नीचे कि उसको रिपेल करके वहां से गुजरने नहीं दे रहा। एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी आवर ऑफ लाइफ उसमें अपेयर नहीं होती। बात समझ आ गई? ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे फैट्स की कि फैट क्रॉस नहीं करते। एक और रूल याद रख लो, कोई ऐसी चीज ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती फिल्ट्रेशन में विच इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जरा रूल गौर से सुन लो, आपको 2 एमसीक्यूज करवाने लगा इसमें से। क्या रूल है जी? कौन सी चीज कभी फिल्टर नहीं कर सकती? विच इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड, एंड द नंबर 1 थिंग विच इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड आर द फैट्स। क्या नाम सुना मैं लिपोप्रोटीन्स का? yes, sir. अब तो बायोकेमिस्ट्री में आपका जो है यहाँ पे मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री है सेकंड ईयर में, तो ज्यादा अच्छा ये समझ आएगा कि वो जो लिपोप्रोटीन्स है कि कौन से लिपोप्रोटीन कौन से फैट को बाइंड करती है, वेरी लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो सारी डिटेल्स हैं। उन सारी लिपोप्रोटीन्स का, लिपोप्रोटीन का जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि लिपोप्रोटीन्स आर द बसेस, और उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो फैटी एसिड्स, फैट्स। हर बस में डिफरेंट किस्म का फैट बैठा हो और उनका काम सिर्फ ये है कि फैट को बाउंड करके ट्रेवल करते रहना ब्लड के अंदर, वो जो डाइटरी फैट या फैट जिस सोर्स से भी है। तो फैट अपीयर इसलिए होता, फैट में चार्जेस का इशू नहीं है, देयर इज नो चार्ज इशू हियर, लेकिन उसमें जब प्लाज्मा प्रोटीन ने उसको पकड़ के रखा हुआ है तो उसको कभी भी फिल्टर नहीं होने देता। एक एमसीक्यू ये हो गया। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे एक आयन है जो कि कैट आयन है जिसका नाम है कैल्शियम आयंस। Calcium ions are 50% bound. 50% of the plasma calcium is bound to albumin in the blood. ये पहले इसको समझ लो नॉलेज को कि अगर 100% में प्लाज्मा कैल्शियम है तो उसकी 50% फ्री होती है and 50% is bound to albumin. So what do you think about filtration of calcium? The 50% of the plasma calcium will be filtered and the 50% which is attached to the albumin will never be filtered. उधर ही रहे। सिर्फ ये कैल्शियम के लिए लॉजिक, बाकी आयंस में ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी आयंस तो एक्चुअली हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं जनरली। वो जब सोडियम जाता है, कोई भी आयन जाता है साथ वाटर को भी लेके जा रहा है, वो ये रूल फॉलो करते हैं। कैल्शियम ये रूल फॉलो नहीं करते। तो मुझे आप बताओ कि प्लाज्मा में, बहुत से क्वेश्चन सुनना है, प्लाज्मा में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फिल्टर नहीं हो रही? प्रोटीन्स, फैट्स एंड कैल्शियम आयंस। कैल्शियम के लिए 50% है, प्रोटीन और फैट 100% के नहीं फिल्टर होंगे। कैल्शियम 50% फिल्टर नहीं होगी। प्रोटीन की लॉजिक सेम चार्जेस, प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, नो फिल्ट्रेशन। फैट्स की लॉजिक क्या होगी? बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। कैल्शियम की लॉजिक क्या होगी? 50% की बाउंड टू एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा प्रोटीन में भी स्पेशली ये भी पता होगा, एक स्टेप आगे एल्ब्यूमिन से बाउंड होगा। लास्ट पार्ट, प्लाज्मा के अलावा और क्या ब्लड में? ब्लड सेल्स। ये क्यों नहीं अपेयर होते? सिर्फ एक ही लॉजिक याद रखनी है, द साइज ऑफ पोर्स। प्रोटीन के लिए साइज लार्जर है, लेकिन ब्लड सेल्स के लिए, चाहे वो आरबीसी है, चाहे डब्ल्यूबीसी है, चाहे प्लेटलेट, उनके लिए पोर्स का साइज छोटा। तो वहां पे कोई भी ब्लड सेल जनरली अपेयर नहीं होना चाहिए। इसमें अमाउंट होती है, वो कहते हैं 1 to 5 के लिए ठीक है। आप तो रिपोर्ट देखोगे ना किसी की यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट, तो उसमें लिखा होता है ब्लड सेल आरबीसी 1 to 5 ठीक है, मतलब 1 to 5 सेल्स ये अपेयर हो जाए, इतना ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो जनरली स्पीकिंग हम 1 to 5 यार कहाँ 50 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है, तो 5 मिलियन सॉरी पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी, तो 1 to 5 तो कोई बात नहीं। तो जनरली स्पीकिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अपने साइज की वजह से, इनका साइज लार्जर है, पोर्स का साइज छोटा है, ये भी कभी अपेयर नहीं होंगे। यस चलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कर लेते हैं। अब मैं यूरिन की तरफ शिफ्ट होता हूँ इसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अगर ये जो सारे सब्सटेंस यहाँ पे आए हैं,
अब यहां गौर से देखना है आपने, इंपॉर्टेंट बात, यूरिन के कंटेंट में कौन कौन सा आएगा? ग्लूकोज नो। ग्लूकोज के बारे में खास बात देखो गौर से, फिल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर इन यूरिन। अभी आते हैं इसकी तरफ वापस। प्रोटीन, देखो ये बात तो कंफर्म होगी, जो चीज फिल्टर ही नहीं हुई वो तो अपीयर होने ही नहीं वाली है। जो चीज फिल्टर ही नहीं हो रही है वो तो अपीयर होगी नहीं, तो उसका तो ऑटोमेटिक क्रॉस लग देंगे। कैल्शियम आयन भी 50% के साथ क्रॉस लग गया। एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो गई जो यूरिन में अपीयर नहीं होगी? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के साथ मैं स्लैश डाल के लिख रहा हूं, है तो कार्ब तो नहीं है, लेकिन एक और चीज भी सेम लॉजिक है, अमाइनो एसिड्स। यहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, अमाइनो एसिड्स नॉट प्रोटीन्स। अगर अमाइनो एसिड फ्री फॉर्म में है तो वो भी फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन ग्लूकोज की तरह कभी यूरिन में अपीयर नहीं होते। तो ये दरमियान में गए कहां, क्या बोले हम इसको? रीएब्सॉर्ब। मुझे बताओगे कि अगर ग्लूकोज 100% फिल्टर हुआ है तो कितने परसेंट रीएब्सॉर्ब हुआ है? 100% रीएब्सॉर्ब। अमाइनो एसिड अगर 100% फिल्टर हुआ है, कितने परसेंट रीएब्सॉर्ब? 100% रीएब्सॉर्ब। इन दो के अलावा, मैं एक जनरल बात करने लगा हूं, इन दो के अलावा कोई और चीज 100% रीएब्सॉर्ब नहीं होती। जो फिल्टर हुए हैं ना उनकी बात कर रहा हूं, जो फिल्टर हुए हैं उनके अलावा कोई और चीज 100% रीएब्सॉर्ब नहीं होती। 99% मिल जाएगा, 90% मिल जाएगा, 95% मिल जाएगा, 100% कोई नहीं मिलेगा। वाटर, प्लाज्मा का सारा वाटर ऑलमोस्ट फिल्टर हो जाता है, लेकिन मोर देन 90% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, 100 नहीं, क्योंकि यूरिन में हमें पता है लिक्विड ही होता है, तो इसमें वाटर तो होगा ही होगा, लेकिन वो 90% सोचो, 90% वापस प्लाज्मा में चला गया, सिर्फ वो प्लाज्मा का 10 से भी कम परसेंट है जो यूरिन में आ रहा है। तो ये आपको ये लॉजिक समझ आ गई इसके साथ कि ये कौन कौन सी लॉजिक्स हैं जो प्लाज्मा के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेके जा रही हैं यूरिन के।